Hello everyone, this is Ashok here and today we are going to discuss about the third chapter of political science from 10th standard. सर्वप्रथम मातृशक्ति को नमन करते हुए हम सबसे पहला वर्ड इसका जो लेंगे वो लेंगे फेमिनिस्ट. इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो लोग जो महिला और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार का समर्थन करते हैं. इट मीन्स ए पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, दैट इज नोन एज फेमिनिस्ट. अब देखिएगा, फेमिनिस्ट नाम अच्छा है और लोग इसकी डेफिनेशन भी बढ़िया बढ़िया देते हैं, लेकिन क्या फेमिनिस्ट हमारे यहाँ पर है क्या? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यूरोप का सिनेरियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम भारत में आते हैं. ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है आपका यूरोप. ठीक है, यूरोप के अंदर जो ये वाला जो प्लेस है, ये कंट्री कौन सी है? इटली. और अगर आप थोड़ा सा इससे ऊपर जाएंगे तो यहां पर पाएंगे आप डेनमार्क. और ये बिल्कुल जो नॉर्दर्न पार्ट में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. क्या बोलेंगे? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. पेनिनसुला हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि जैसा कि हम भारत के बारे में देखते हैं तो भारत को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला इंडिया. क्यों? क्योंकि दक्षिण का जो पार्ट है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है. तो जो भी लैंड मास 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम क्या कह सकते हैं? पेनिनसुला. तो इसलिए इसका नाम है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से जो देश हैं, तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यूरोप में फैशन ज़्यादा होती है और जो यूरोप के भी नॉर्दर्न पार्ट में लोकेट है यहाँ पर और भी ज़्यादा फैशन होती है. तो क्या लिखा अपन ने? फैशन, यानी फैशन. अब फैशन से आपका काम हो जाएगा. तो सबसे पहले फैशन यानी ये है फिनलैंड. इसके बाद दूसरा नंबर स्वीडन, और फिर तीसरा एन फॉर नॉर्वे. देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं. नॉर्वे का जो कैपिटल सिटी है वो है ओस्लो. स्वीडन का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है स्टॉकहोम. और फिनलैंड का जो कैपिटल सिटी है इसका नाम है हेलसिंकी. क्या नाम है? हेलसिंकी. अब अगर हम सबसे पहली चीज तो ये कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किनको कहते हैं, तो इन द वेरी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूरोप जो देश लोकेटेड है तो किन किन का नाम आएगा? फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे. आप इससे याद कर सकते हैं फैशन, तो ये आपके आराम से याद हो जाएगा. अब कई बार वो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, या फिर विच कंट्रीज आर रेफर्ड एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. तो आप ध्यान रख लेना, फैशन को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे. देखिए स्कैंडिनेवियन जो है दैट इज नॉट ए पॉपुलर वर्ड, तो ये थोड़ा लेस पॉपुलर है. इससे भी कहीं ज्यादा नॉर्डिक कंट्रीज, यानी बात वही है नॉर्दर्न जो पार्ट है यूरोप का एकदम, उसके अंदर जो कंट्रीज है उनको नॉर्डिक कंट्रीज भी कहते हैं. नॉर्डिक कंट्रीज जो है, नॉर्डिक कंट्रीज ये आपके 5 देशों का समूह है. ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज. कौन कौन आएंगे? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड. डेनमार्क और आइसलैंड. आपकी बुक में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है तो आपको इन 3 को सबसे पहले ध्यान में रखना है फैशन वर्ड से, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे. अब देखिए यहां पर इसकी बात क्यों की गई है? इसकी बात इसलिए की गई है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा है.
यानी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनकी फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इनके अंदर महिलाओं की बाहरी कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, देश के प्रतिनिधित्व में इनका रिप्रेजेंटेशन काफी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए इनका नाम लिया गया है। इवन हम यूं कहें कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनसे भी ज्यादा है। एक थोड़ा सा सीनियरियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे नॉर्वे का लिटरेसी रेट, नॉर्वे का लिटरेसी रेट देखिए आप 100%। स्वीडन का लिटरेसी रेट देखिएगा 100%। फिनलैंड का लिटरेसी रेट देखिएगा 100%। आइसलैंड का लिटरेसी रेट देखिएगा 100%। डेनमार्क का लिटरेसी रेट देखिएगा 100%। तो आप समझ रहे होंगे, जहां पर 100% साक्षरता है, लिटरेसी है, तो वहां पर लोगों को भागीदारी होना या उनकी पार्टनरशिप होना, उनका रिप्रेजेंटेशन होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। अब हम थोड़ा सा आते हैं भारत की तरफ। देखिए भारत में सबसे जो पहला जो आपका शब्द है वो ये है कि महिलाओं की भागीदारी कैसी है, महिलाओं का लिटरेसी रेट कैसा है, किस प्रकार से महिलाओं का उत्थान हुआ है। तो इन सब चीजों को हम सिर्फ एक ही शब्द में पिरो लेते हैं और वहां से हम इसको सारे को देख लेंगे। और ये है कि वुमेन फेस disadvantages discrimination तो अब इससे आप इसको समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहला, यानी महिलाओं के प्रति दोहरा व्यवहार, उनको सामाजिक कार्यों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। सिर्फ यहां पर हिंदुस्तान में अगर कहें सच्चाई के साथ तो सिर्फ स्लोगन दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेडीज फर्स्ट। हर जगह पर आप जाएंगे तो मातृशक्ति। लेकिन आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर मातृशक्ति के साथ में क्या हुआ है, मणिपुर के अंदर मातृशक्ति के साथ में क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर मातृशक्ति के बारे में क्या हुआ था। तो सिर्फ खाली कानून बना लेने से चीजें नहीं होती। जब तक विल पावर नहीं आएगा, जब तक डिसीजन आपके फटाफट नहीं होंगे इन वेरी हैजिट, तो तब तक इन चीजों का निर्णय नहीं होता। एक व्यक्ति के ऊपर केस चलता रहता है, आदमी मर जाता है, उसके बाद में डिसीजन आता है कि फला या तो करप्ट थे या फिर करप्ट नहीं थे। तो ऐसा कानूनी व्यवस्था जो है वो एक सवाल या निशान उठाता है, जबकि आप ये कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो अब देखिएगा, वुमेन फेस डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पेरेंट्स। जो हमारे यहां पर पेरेंट्स हैं वो विलिंगफुली किसको चाहते हैं, दे डिजायर्स ऑफ मेल चाइल्ड, या फिर मैं यूं कहूं सन्स। उनको बेटे चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए उनको। ये उनकी आंतरिक भावना है। नंबर 2, लेसर अमाउंट ऑफ हायर जॉब्स। यानी आप देखेंगे कि कुछ मात्रा के अंदर जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उसके ऊपर महिलाओं को आप देखेंगे, लगभग जगह पर आप महिलाओं को वहां पर नहीं देखेंगे। बहुत कम मात्रा में है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि महिलाओं के साथ में डिसएडवांटेज है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। जब हम ये कह रहे हैं कि दुनिया की आधी जो आबादी है वो महिला की है, तो फिर 50% हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन नहीं है। इसके साथ ही हम देखते हैं अनइक्वल वेजेस फॉर द सेम टास्क, फॉर द सेम जॉब। पुरुष को ज्यादा सैलरी या पैसा, जबकि महिला को उसी काम के लिए कम पैसे मिलते हैं। तो ये अपने आप में
इनइक्वलिटी को दिखाता है, डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। इसीलिए भारत में 1976 को एक बिल लाया गया जिसका क्या नाम है, इक्वल वेजेज एक्ट। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इक्वल वेजेज एक्ट कब इनेक्टेड हुआ था, तो 1976। अब इसके बाद में अगला हम देखेंगे, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन की बात जो आई है, यानी प्रतिनिधित्व। आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, आपके विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं, तो यहां पर क्या भागीदारी है महिलाओं की, तो बड़े ही रोचक तथ्य हैं। देखिए, जो हमारे देश के स्तर पर आपका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जैसे हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करें 2009, उसके बाद हर 5 साल के बाद में होते हैं 2014, 2019 और अभी हाल फिलहाल में जो है 2024। 2019 में, अच्छा इसके साथ साथ में ये भी बताते चले कि लोकसभा में जो आपकी कुल सीटें, यानी कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं, तो 543 आपकी सीटें जो है इनके ऊपर चुनाव होते हैं। अब यहां पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब 50-50 होना चाहिए ना, हालांकि 50-50 नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कितना वो देख लीजिएगा। 2009 में सिर्फ 10%, यानी आप 543 का 10% निकालेंगे तो लगभग 54-55। 2014 में ये बढ़कर हुआ 12%। होना कितना चाहिए, 50%। ये बड़ा है, लेकिन आप इसको देखिए कि 50% से कितना नीचे। कायदा तो यही होता है। 2019 में ये बढ़कर होता है 14.36%। और 2024, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जगह जगह पर स्लोगन देते हैं, महिलाओं के उत्थान की बातें करते हैं, और वो ही नहीं, हर कोई नेता उनके उत्थान की बात करता है, लेकिन ये परसेंटेज गिरा, 13.62% पर आ गए आप। यानी 2024 में कुल 74 महिलाएं लोकसभा में चुनकर गई हैं। तो आप इस प्रतिशत से ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस कदर इनकी संख्या में गिरावट हुई है, और जो कि 543 आउट ऑफ है। तो आप जब इसको निकालेंगे तो ये 13.62 अराउंड ही आएगा। तो ये एक चिंता का विषय है, जबकि आप लोकसभा के इलेक्शन की बातें करते हैं, देश में महिलाओं के उत्थान की बातें करते हैं, तो ये जो है सीधा सीधा साफ साफ आईना आपको दिखा रहा है कि कितना रिप्रेजेंटेशन है और कितना हम आगे महिलाओं को बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें असेंबली इलेक्शन की, तो असेंबली इलेक्शन में तो इससे भी हालत खराब है। असेंबली इलेक्शन में तो 5% या उससे भी कम है। यानी महिलाओं को जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन नहीं, लेकिन महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5% ऑल ओवर हम बात कर रहे हैं, 5% से भी कम है। यानी लोकसभा के इलेक्शन से भी असेंबली इलेक्शन में कम है। अगर राजस्थान की मैं अगर बात करूं, तो राजस्थान में इस बार की जो चुनाव हुए थे 2023 में, तो यहां पर कुल 20 महिलाएं विधानसभा में चुनकर आती हैं, जबकि राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 200। तो आप समझ सकते हैं ये 10% के अराउंड यहां पर आया है। ये ऑल ओवर जब हम बात करते हैं तो हम 5% की बात करते हैं, जबकि राजस्थान से लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन 74 में से मात्र 3 महिलाएं चुन के जाती हैं। राजसमंद से महिमा कुमारी, भरतपुर से पूनम जाटव और मंजू शर्मा, ये आपके जयपुर से, तो 3 महिलाएं चुन की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं किस कदर ये जो परसेंटेज है, रिप्रेजेंटेशन है, ये डाउन है। देखिए, जब आप लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं तभी तो आप महिलाओं की आवाज उठाएंगे और महिलाओं के लिए एक रास्ता खुलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने में इनकी कहीं कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। अब मैं तीसरे और अंतिम जो सरकार का लेवल है, जिसको अपन पंचायती राज कहते हैं, पंचायत,
ये फिर इन दोनों से ठीक है। इसके अंदर महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है 1/3। ध्यान रखिएगा, 3.33% जो सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व होती हैं? महिलाओं के लिए। और ये आर्टिकल 243D में मेंशन है, यानी आर्टिकल नंबर 243D के अनुसार पंचायती राज या लोकल संस्थाओं में 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। आपको साथ साथ बताते चले कि वर्तमान में इन पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% हिस्सा रिजर्व होता है। हालांकि ये चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अंतर्गत है, चल रही हैं, लेकिन चुनाव करवा लिए गए। और ऐसा करने वाला सिर्फ राजस्थान एक ही नहीं है, इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, आपके असम, मणिपुर, बिहार, कर्नाटक, ये काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं, करीबन 15 से 20 के आसपास, जो 50% तक महिलाओं का कोटा आरक्षित कर चुके हैं। तो इस कंपैरिजन से भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं का आरक्षण कितना कम है। जबकि पंचायत में ये 50% है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एक काफ़ी सफिशिएंट और रोचक निर्णय इनके द्वारा लिया गया सरकारों के द्वारा कि ये 50% महिलाओं के द्वारा सीटें आरक्षित करते हैं। लेकिन जब हम असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही कम है। अब अगला देखेंगे, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखिए, लिटरेसी रेट से भी मालूम चलता है, जैसे हमने अभी नॉर्डिक कंट्रीज या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में देखा, वहां पर 100%, तो पुरुष और महिलाएं दोनों, मेल्स और फीमेल दोनों का ही 100% है। लेकिन भारत में कुछ सिस्टम अलग है। भारत में अभी तक नए डेटा 2021 के हिसाब से आए नहीं है, तभी भी आप 2011 का जो सेंसस था उसी के डेटा को ही हम पढ़ रहे हैं। और इसके अनुसार भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो थी 74 यानी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, 74.04%। और इसमें से जो मेल्स हैं उनकी लिटरेसी रेट थी 82.14% और महिलाएं जो हैं इनकी लिटरेसी रेट थी 65.46%। तो आप सोच सकते हैं कितनी कम है। यहीं पर साथ साथ में हम राजस्थान की भी देखते हैं। आरबीएससी के जो बच्चे हैं राजस्थान बोर्ड के, उनको राजस्थान से संदर्भित भी पूछ लिया जाता है। तो आप जो राजस्थान है इसके अंदर कुल लिटरेसी रेट 2011 का ये 66.1%, और आउट ऑफ दिस मेल लिटरेसी रेट दैट वाज 79.2% एंड फीमेल लिटरेसी रेट वाज 52.1%। तो ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान जैसे हिस्सों में, बिहार जैसे हिस्सों में महिलाएं 50% नहीं पढ़ी हुई हैं। और जबकि अपन ने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर देखा तो वहां पर 100% था। तो आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन भी कितना था, 100%, सबसे ज्यादा था। पूरे विश्व के अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है उनके अंदर विमेन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जबकि यहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है, 52%। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए। अब इनके अंदर थोड़ा सा हम देखेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा हमारा जो लिटरेट जो स्टेट है वो है आपका केरला, यानी मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट है वो आपकी केरला में है, जबकि मिनिमम जो लिटरेसी रेट है वो आपकी बिहार में है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, साथ साथ में बिहार में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट है वो आपकी है कोटा जिले में, जबकि मिनिमम जो लिटरेसी रेट है वो आपकी है जालोर में। अब ये तो शिक्षा से संबंधित चीज हो गई। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे सेक्स रेशियो।
सेक्स रेशियो को देखिए, सेक्स रेशियो भारत के संदर्भ में 2011 वही सेंसस चलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो था वो था 943। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल्स की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 1000 जो लड़के हैं उनके ऊपर लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है 943। इसका मतलब कितना लेस चल रहे हैं 57। तो ये है अलार्मिंग पॉइंट। अब अगर अपन राजस्थान को देखें तो राजस्थान के अंदर तो ये और भी ज़्यादा दुर्दशा है 928। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फर्क आ रहा है। अब इसमें साथ साथ में हम थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, रिसोर्सेज लगातार कम पड़ते जा रहे हैं, जमीन को आपने कंजस्ट कर दिया है, जमीन तो बढ़ती नहीं है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होने के कारण से हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज खूब हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा हर साल बढ़ता है, लेकिन फिर भी जनसंख्या का एक्सप्लोजन इतना है कि उसके सामने वो सब कुछ चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो भारत की है वो 2011 के हिसाब से 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था, जबकि राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो ये है 200 ओनली। ठीक है, हमारा जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है 200, जबकि भारत का कितना है 382। भारत में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर तो वो है बिहार की। बिहार में ये है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम जो है वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसकी डेंसिटी है सिर्फ 17। और राजस्थान में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो आपकी कैपिटल सिटी की है, यानी कि जयपुर। जयपुर की आपकी डेंसिटी है 595 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि मिनिमम है वो आपकी जैसलमेर। जैसलमेर की डेंसिटी है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसीलिए कई बार आप पढ़ते हैं कि राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसे कहते हैं, तो जैसलमेर को कहते हैं। दैट वाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर टीले टीले हैं और ये पहाड़ी इलाका है, तो इतना ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड ये एरिया नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम इसका इस चैप्टर का अगला जो हिस्सा है उसमें बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ में आगे बढ़ाइए, और मिलते हैं अगले इसके पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।